बहुत ही आसान है। मातृभाषा में तो लोग समझते हैं कि कोई भी पढ़ा सकता है, कोई भी समझ सकता है, कोई भी सीख सकता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मातृभाषा जैसे विषय में भी कुछ बच्चे बहुत अच्छे निकल जाते हैं, कुछ बच्चे औसत रह जाते हैं और कुछ बच्चे औसत से नीचे रह जाते हैं। ऐसा क्यों? और भाषा जो है वो भाषा सिर्फ अपने में कोई सिमटा हुआ विषय नहीं है। भाषा एक ऐसा विषय है जो जीवन के प्रत्येक एलिमेंट को, तत्व को छूती है। भाषा हर एक ज्ञान को कैरी करने की ज्ञान की संवाहिका है। तो भाषा जितनी मजबूत होगी, जितनी अच्छी होगी, संवाद उतना उत्तम होगा और व्यक्ति के विकास का क्रम भी उस तरह से प्रभावित होगा। तो इन्हीं सब विषयों के साथ कैसे एक शिक्षक, कैसे एक सामान्य व्यक्ति, कैसे एक सामान्य मार्गदर्शक अपने बच्चों को बेहतर भाषा का ज्ञान दे सकता है, कैसे उनको प्रेरित कर सकता है, कैसे उनको सतत आगे ले चल सकता है और भाषा की पूरी पद्धति, शिक्षण पद्धति को रोचक बना सकता है, इसको लेकर आज हम आदरणीय सुनील मिश्रा सर के साथ जुड़ रहे हैं और उनके शब्द सुनेंगे। आदरणीय सुनील मिश्रा सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी साथियों का बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और क्योंकि आज हम भाषा पर बात करने वाले हैं और सब इस ज्ञानशाला में आप सब बच्चों को पढ़ाते हैं, तो सीधा सा अर्थ है कि बच्चों को लेकर भाषा की क्या समझ है, इस पर गहराई के साथ चिंतन मनन करने की आवश्यकता होगी। तो मुझको लगता है कि कुछ एक आध सवाल करूं आप सबसे, तो उसका उत्तर यदि आप दे पाए हम सब लोग तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल एक सवाल छोटा सर, आप अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो हमें और अच्छे से सही। ओके ओके ओके, वीडियो ऑन कर लेता हूं। थैंक यू। उसको ऑन नहीं कर रहा था। ठीक है, तो एक छोटा प्रश्न ये था कि पढ़ना क्या है। छोटा सा सवाल, क्योंकि आप तो पढ़ना सिखाना चाहते हैं ना बच्चों को। बच्चों को यदि सिखाना चाहते हैं तो पहले आपसे ही पूछा जाए कि पढ़ने का क्या मतलब है, पढ़ने का क्या अर्थ है, क्या है पढ़ना, पढ़ना किसे कहेंगे। मुझको लगता है कि जटिल सवाल पूछ दिया। बिल्कुल सर, आपने कठिन सवाल पूछा है। मैं चाहूंगा कि हमारे साथी जो जुड़े हैं उनमें से कोई इसका उत्तर दें कि आखिर पढ़ना क्या है, पढ़ने से आपका तात्पर्य क्या है। अगर कोई उत्तर देना चाहें, कोई भी साथी। नमस्ते सर। सर मैं पल्लवी बोल रही हूँ। सर बहुत ही रोचक और अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, प्रश्न पूछा है। पढ़ने से सर तात्पर्य यह है कि किसी भी चीज के बारे में हमें क्या जानकारी है उसके बारे में समझना और उसे पढ़कर समझाना। जब हम पढ़ते हैं तो उस विषय वस्तु के बारे में क्या जानकारी है हमारे पास, उस जानकारी को समझना और समझाना। समझना खुद पहले तो अच्छे से समझना, उसे पढ़ना कहेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड गुड गुड। और कोई साथी? और कोई साथी? हाँ सर, मुझको लगता है। हाँ थान सिंह बोलिए। जी सर, सुनना सर, सुन करके उसको पढ़ना, सुनना उसके बाद उसको पढ़ना। विस्तार रूप में हम ये कह सकते हैं उसके बाद उसको पढ़ना। इसका विस्तारित रूप को सुन करके, किसी बात को सुन करके उसको पढ़ना। देखिए, मैं इस सेशन को शुरू करने के पीछे मेरा ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि क्योंकि आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैं ज्ञानशाला में जब बहुत सारे फोटो देखता हूँ, कल या परसों ही मैं देख रहा था कि कोई साथी ग्रुप में करके पढ़ा रहे थे, कोई एक साथी ग्लोब से कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो देवाशीष जी ने कमेंट्स भी किया कि मास्क नहीं है लोगों के मुंह पर, तो मुझको अच्छा भी लगा। लेकिन एक्चुअल में इस सेशन को लेने का आशय ये है कि पढ़ना सिखाने में जो आने वाली समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समझना
और उन समस्याओं को सुलझाने में आपको सक्षम बनाना मेरा मूल उद्देश्य है। इसलिए मैं शायद इस कठिन विषय को मैंने चुन लिया कि मैं आपको यहाँ से शुरुआत करता हूँ। फिर चूंकि भाषा का मामला है तो मुझको लगता है कि ये थोड़ा लंबा भी चल सकता है। मैं रोज तो टाइम नहीं दे पाऊंगा, लेकिन संडे दे सकता हूँ, सैटरडे दे सकता हूँ। सैटरडे मतलब सेकेंड सैटरडे और थर्ड सैटरडे मेरी छुट्टी रहती है, तो मैं दे सकता हूँ। तो इसलिए मुझको लगता है कि इसको थोड़ा गहराई के साथ चिंतन करने की बहुत जरूरत है। पढ़ना, यदि किसी से पूछो कि पढ़ना क्या है, तो जनरली उसका आंसर नहीं मिल पाता है। पढ़ना किसे कहते हैं, उसको समझाने में बहुत से लोग। हाँ बोलिए सर, एक छोटा सा प्रयास करूंगा। पढ़ने से जो तात्पर्य होगा सर, कि पहला तो शब्दों को समझना, अक्षर और शब्दों को जो उनके स्वरूप के रूप में समझना। दूसरा, उसका एक अर्थ अपने हिसाब से समझना, शब्दार्थ समझना। तीसरा, उसमें भावार्थ समझना इंक्लूड होगा। और चौथा, उसमें जो निहितार्थ था, जो लेखक ने लिखने की कोशिश की, वह हमारे पास पूर्ण रूप से पहुंचना। क्योंकि जब पढ़ना, वहां एक संवाद हो रहा होता है जो किताब के अंदर बंद रहता है, खुलता है, उसको पढ़ने वाले के अंदर, जो पढ़ता है उसके अंदर वो संवाद ट्रांसमिट होता है। तो शायद कुछ इस तरह की परिकल्पना पूर्ण, अभी भी मुझे लगता है मैं 70-75% तक पहुंचा हूंगा, लेकिन और भी कुछ बाकी है। तो शायद इन प्रक्रियाओं से पढ़ना बनता होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप लगभग बहुत कुछ नजदीक ही पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी एक बार सभी साथियों की दृष्टि। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, नमस्ते। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो। हाँ हाँ विनोद जी बोलिए बोलिए बोलिए, आ रही है आपकी आवाज। हाँ बस विनोद जी आ रही है आपकी आवाज? जी 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 जी। मेरा यही कहना था सर, पढ़ने से थोड़ा सा मेरे को भी वो आता है कि पढ़ना का ओवरऑल विस्तारित रूप से बात करें तो बहुत सारे बिंदु निकल के आते हैं। और अगर अपन निष्कर्ष पे बात करें तो पढ़ने का मतलब है कि समझ के साथ पढ़ना। अगर हम एक वाक्यों में बोले तो पढ़ना मीन्स समझ के साथ पढ़ना। उसमें समझ में काफी व्यापकता है, जैसे कि हम जो पढ़े हैं उसको अपने आत्मसात करके हम उसका विश्लेषण अलग अलग तरीके से कर सकें, जितना सरल से सरल हो। मतलब जो हमारे टारगेट ग्रुप हैं, वो अगर चाइल्ड हैं तो चाइल्ड के लेवल पे हम उनको अपनी कठिन से कठिन बात को भी इस सरलता से बोल सकते हैं। ये होगा मेरे समझ से पढ़ने का तात्पर्य सर। बस, थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन चलिए हम सब लोग मिलकर उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर है पढ़ना क्या। तो देवाशीष जी, वो मेरा पहला वाला स्क्रीन शेयर कर दीजिए, पहला अदोमना वाला। यस सर, यस सर। उठ यार, उठना। साइन नहीं आ पा रहा है क्या? मैं कर रहा हूँ सर, आप जारी रखें थोड़ा सा। तो देखें, या फिर मैं ऐसे ही मुंह से बोल देता हूँ। मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ, आप सब लोग यदि चाहें तो उस वाक्य को रिपीट भी कर सकते हैं, तब तक देवाशीष जी उसको स्क्रीन पर ला सकते हैं। एक वाक्य है, पल्लवी तो हाथ में पेन लेके बैठी है, तो चलो उसको लिख भी सकते हैं। अदोमना मसी पराबा मतुंगदा ज्ञानताना लौसनिबा दम्बरा। क्या अर्थ हुआ इसका? मैं फिर से बोल रहा हूं, अदोमना मसी पाराबा मतुंगदा ज्ञानताना लौसिनबा और दम्बरा। वो स्क्रीन यदि शेयर हो गया होगा, अच्छा नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम। तो अब इसका अर्थ बताइए क्या हुआ। यदि आप इसको पढ़ने के लिए बोले तो या लिख के स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। आप लिख के भी स्क्रीन पे दिखा देंगे, क्या बोलते हैं देवाशीष जी, तो भी क्लियर हो जाएगा वो। जस्ट 1 मिनट मैं कर रहा हूँ सर, 1 मिनट इसमें।
ओके। अच्छा चलिए, इस वाक्य पर जो मैं बोला हूँ उस पर प्रतिक्रिया दीजिए, क्या प्रतिक्रिया होगी, बोलिए। फिर से बोलता हूँ उस वाक्य को, अदोमना मसी पाराबा मतुंगदा ज्ञानताना लौसिनवा डम्बरा। वो यदि स्क्रीन पे आ जाएगा तो शायद और अच्छे से आप लोग बोल पाएंगे। क्या लगता है इस वाक्य पर क्या है ये बोल रहा है जो लिखा हुआ है? आप पढ़ सकते हैं क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ है। हिंदी। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है, नहीं रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं चैट बॉक्स में इसको डाल रहा हूँ सर फिलहाल, और मैं ट्राई करता रहूँ। बात में डाल दीजिए। हाँ, चैट बॉक्स में मैंने डाल दिया सर। नहीं, बहुत अच्छा डाल दिया, ये चैट बॉक्स पे आ गया। अदोमना मसी पारावा मतुंगदा चैट बॉक्स पे आ गया। अब चैट बॉक्स पे पढ़ के बताइए क्या है। राइट, चैट बॉक्स इज राइट। पढ़ के बताइए क्या है। सब लोगों ने पढ़ लिया? अच्छा, कोई नहीं पढ़ा? जिन लोगों ने भी क्या मतलब हुआ इसका? जिन लोगों ने भी इसको पढ़ लिया है चैट बॉक्स में ये यस लिख देंगे। हाँ, ये काजल बोल रहे क्या है यह सर, यह क्या है सर? तो मैं ही पूछ रहा हूँ क्या है, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या है। कुछ समझ में आया हो तो बताओ आप। ये तो हिंदी में लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। नहीं, अच्छा, क्यों समझ में नहीं आया? एक सवाल। हिंदी में तो है पर समझ में क्यों नहीं आया? एक सवाल। यदि हिंदी में है तो समझ में आ जाना चाहिए। तो अब पढ़ना क्या है, यदि इसको ध्यान से देखें तो पहली बात ये समझ में आती है, जब तक पढ़े हुए को समझा ना जाए तब तक हम उसे पढ़ना नहीं कह सकते। जब तक पढ़े हुए को समझा ना जाए तब तक हम उसे पढ़ना नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये तो हिंदी में लिखा हुआ है, सबको इसका अर्थ बता सकते हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति नहीं बता पाया। क्यों नहीं बता पाया? मैं आपको बता दूं। एक्चुअल में यदि आप इसको बहुत ध्यान से देखें तो ये जो भाषा है, यह भाषा मणिपुरी की भाषा है, और मणिपुरी की जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में ही होती है, देवनागरी लिपि में ही होती है। और आप देवनागरी लिपि से परिचित होने के कारण लिखे हुए वाक्य को उच्चारित जरूर कर पाए परंतु समझ नहीं पाए। और यदि आप नहीं समझ पाए तो उसका जो मुख्य कारण है वो मणिपुरी भाषा को न जानना है। यदि आप मणिपुरी भाषा जानते होते तो आप खट से उसका अर्थ बता सकते थे। तो इसलिए पहली बात, ये आ गया। इसलिए पहली बात ये है कि जब भी हम पढ़ना सीखना शुरू करें, पढ़ाना सिखाना शुरू करें तो हमेशा परिचित भाषा से ही शुरू करें। हेलो, जब भी हम पढ़ना शुरू करें तो किससे करें? परिचित भाषा से ही हम शुरू करें। यदि हम परिचित भाषा से शुरू करेंगे तभी बच्चे को अर्थ ग्रहण करने में सुविधा होगी। तो इसका अर्थ ये हुआ, पहली बात ये निकल के आई कि जब तक पढ़े हुए को समझा नहीं जाएगा तब तक उसे हम पढ़ना नहीं कह सकते। एक बात। अब दूसरी बात देखिए, दूसरी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसको समझना जरूरी है कि अब दूसरा डाल दीजिए देवाशीष जी। दूसरा यदि आ सकता है आपके स्क्रीन में तो। हाँ, ये देखिए दूसरा, मैं इसको पढ़ के सुना रहा हूं।
ग्लोबल बाजारों की कमजोरी और विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा बड़े पैमाने पर पूंजी निकासी ने बीएसई के इस संवेदी सूचकांक को नीचे ढकेल दिया। यह इस दिन 401.30 अंक यानी 2.83% लुढ़क कर 13,769.15 पर बंद हुआ। अब मेरा यह कहना है, इस अनुच्छेद को आप सब पढ़ रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि इसको पढ़ने के बाद आप कितना समझ पाए। कोई बोलेगा? कोई बोल रहा है पर सुनील आवाज सर, नहीं आ रही। इसका अर्थ यह निकला कि जो ग्लोबल बाजार होते हैं जिसमें हम निवेश करते हैं, पैसे के जो निवेश करते हैं, उसका वो ना अंकों में गणित होता है। मार्केटिंग ब्रांड्स होते हैं ना, उसमें कनेक्ट होते हैं वो। तो उसके हिसाब से वो 1-2 अंक के हिसाब से ऊपर चढ़ता है। तो ये हम आपने जो भी परिभाषा बताई है उसके हिसाब से ग्लोबल बाजार में जो विदेशी निवेशक हैं उसका अंक नीचे की ओर जा रहा है, जो हमारा पैसा है वो घट रहा है। ये इसमें समझा रहा है। नहीं, ऐसा तो कोई भी समझ लेगा, लेकिन मेरा एक निवेदन ये था कि क्या आपको कितना समझ में आया इन चीजों का। एक तो ये विदेशी संस्थागत निवेशक और पूंजी की निकासी, ये क्या है, संवेदी सूचकांक क्या है, फिर नीचे ढकेलने की सर, ये जो विदेशी संस्थागत होती है ना, जो हमारा इंडिया होता है, इंडिया की जो इकोनॉमी होती है, उसमें बाहर की मार्केटिंग जो पैसे लगाते हैं, जो इंटरनेशनल मार्केटिंग जिसको हम कहते हैं, वो जो पैसे लगाते हैं वो ब्रांड में कमेंट होते हैं, पैसों में नहीं होते हैं। उनका एक अलग सा सूचकांक बनता है, ये उसके बारे में काम करता है सर। मैं इसलिए बोल सकती हूँ सर क्योंकि मैंने खुद इकोनॉमिक्स पढ़ी है और मैंने इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल मार्केटिंग पढ़ा है। अच्छा, तो चलिए इसका क्या अर्थ हुआ? ये जो जहां तक मेरी समझ है सर, हाँ, ये बीएसई जो है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, जो हमारे देश में जहाँ निवेशक निवेश करते हैं अलग अलग कंपनियों के, तो बीएसई का मतलब हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसमें विश्व बाजार के जो विदेश के जो पूंजीपति होते हैं, उन्होंने कुछ निवेश कर रखा था, जिसकी निकासी पर्टिकुलर डेज में विदेशी निवेश की निकासी कर ली गई, जिसके कारण वो जो सेंसेक्स होता है, संवेदी सूचकांक, वो नीचे 401.30 अंक गिरा, जिसमें 2.83% माने परसेंटेज लुढ़क कर मेरा जो शेयर का जो सूचकांक होता है, जो अप डाउन होता है, जो निवेश जो किया गया है, वो लुढ़क कर 13,769.15 पर बंद हुआ। तो जो विदेशी निवेश हुआ, विदेशी निवेशक के द्वारा उस दिन जो पैसे निकाल लिए गए, जिसके कारण जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स था वो लुढ़क के नीचे गिर के, इसको वो दर्शा रहा है। धन्यवाद सर। अब मैं ये जानना चाह रहा था कि मुझको लगता है कि चलो हमारे दो साथियों ने कुछ तो व्यक्त किया, पर बहुत सारे साथियों को इस पूरे पैराग्राफ को पढ़कर समझने में दिक्कत हुई। यदि दिक्कत हुई तो क्यों हुई, उसका कारण क्या है? चलो हमारे दो साथी तो बता लिए। उसका एक मुख्य कारण जो है सर कि जैसे हम लोग सपोज कर लिया जाए कि मैं 8वां का विद्यार्थी हूँ, तो मुझे बहुत कुछ चीजों की जानकारी न हो के अपने विषय वस्तु की ही जानकारी रहती है, और हमें न मैं जानकारी लेने के लिए इच्छुक होता हूँ और न कोई मुझे जानकारी देने के लिए इच्छुक होते हैं। तो ये जो पारस्परिक जो कम्युनिकेशन की जो बातें हैं और जो जानकारी है, कहीं न कहीं हम अपने लिमिटेशन तक ही सीमित रहते हैं।
अपने दायरे में ही सीमित रहते हैं कि मुझे ये 2 काम ही करने हैं, कि मुझे विद्यालय जाने हैं, 5, 6, 7 घंटे पढ़ लेना है, फिर घर पे आना है, ट्यूशन करना है, और मुझे अपने गणित, भाषा और अंग्रेजी और अन्य विषयों की जानकारी लेनी है। तो इसके कारण भी होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को अपने दायरे से बाहर न निकलने के कारण भी ये असुविधाएं होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। इसमें सर प्रसंग का बोध होना, प्रसंग बोध जो है उसका अभाव होगा, तो हम शब्दों और अक्षरों और संख्याओं को पढ़ लेंगे, लेकिन उसको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। हमारा माइंड उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके एक तो समझ भी नहीं पाएगा, दूसरा उसका यूटिलाइजेशन तो अगले लेवल की चीज हो जाती है। तो प्रसंग से हम परिचित नहीं है। क्या बात है, गुड, बहुत बढ़िया देवाशीष जी, एकदम। अब देखें, बहुत एकदम आप एकदम करीब पहुंचे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ हम लिपि और भाषा दोनों से परिचित हैं, परंतु इस अनुच्छेद में जिन अवधारणाओं की बात की जा रही है उन अवधारणाओं से परिचित नहीं है, और इस कारण से हम सबको समझने में दिक्कत हो रही है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जिन अवधारणाओं के बारे में यदि हम पढ़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो हमें भाषा के साथ साथ थोड़ा बहुत पूर्व ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि पूर्व ज्ञान नहीं होगा तो भाषा सीखने में कठिनाई होगी। दूसरा अर्थ, अब देखिए पढ़ना क्या है, मैं इसीलिए आपके सामने रख रहा हूं। पढ़ना पहली बात है, आप सबने कहा समझ, यदि समझ में आता है तभी पढ़ना हो सकता है। दूसरा, हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसके पहले का यदि पूर्व ज्ञान हमारे साथ नहीं जुड़ा है तो भी पढ़ना नहीं होगा। इसलिए जब हम भाषा सिखाने की बात करते हैं तो आप बहुत आश्चर्यचकित होंगे कि भाषा सिखाने की जितनी किताबें आप देखें, हम उन किताबों को में क्या डालते हैं, लोकल परिवेश के चित्र डालते हैं, और चित्र के नीचे शब्द लिखे होते हैं। क्यों लिखे होते हैं? उसका सीधा सा अर्थ है कि भाषा हमेशा पूर्व ज्ञान से जुड़कर आती है। यदि पूर्व ज्ञान से भाषा जुड़ी नहीं होगी तो समझने में दिक्कत होगी, और पढ़ना सीखने वाला बंदा या पढ़ना सीखने वाला बच्चा आपसे हमेशा दूर होता चला जाएगा। इसलिए देखें, पढ़ना जो सीखना है वो बहुत यांत्रिक क्रिया है, पढ़ना सिखाना बहुत यांत्रिक क्रिया है, और उसी चतुराई के साथ हमको सिखाने की जरूरत है जिस चतुराई के साथ एक माँ अपने बेटी को रोटी बनाना सिखा देती है। उसी चतुराई के साथ हमको एक बच्चे को पढ़ना सिखाना है। इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया कि आखिर पढ़ना है क्या, उसको समझने की जरूरत है। अब तीसरी एक्टिविटी भी डाल दीजिए आप, यदि डाल सकते हैं तो या मैं बोल भी सकता हूँ। स्क्रीन शेयर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता? हो गया सर। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो गया, गुड 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 गुड, ठीक है। तो तीसरी चीज, अब देखें, मुंह मगरमच्छ पानी को खाने लालच से उसके में को भर आया के, क्या समझ में आया? इसको तो बहुत सारे लोग बोल सकते हैं। ये पूर्ण शब्द नहीं है सर, यह समझ में आया। हाँ, ये पूर्ण शब्द नहीं है, वाक्य नहीं है, पूर्ण वाक्य नहीं है। हाँ, और कुछ कोई बोल रहा था, बोलिए पल्लवी जी। सर वाक्य है लेकिन उसको सही तरीके से नहीं लिखा गया है, सीक्वेंस में नहीं है, ये वो तरीके से नहीं लिखा गया है, इसका मीनिंग स्पष्ट नहीं हो सकता है जब तक उसको ठीक क्रम में नहीं लिखा जाए। क्या बात है, गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो अब ये बताइए कि ये वाक्य अर्थ संप्रेषित नहीं कर पा रहा है, उसका कारण क्या है? यदि बहुत ध्यान से देखें तो वाक्य की संरचना व्याकरण सम्मत नहीं है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप यदि उसको व्याकरण के अनुसार डाल देंगे तो अभी बता देंगे कि मगरमच्छ के मुंह में पानी आ गया, ऐसा कुछ उस वाक्य से होगा। मैंने वाक्य को उलट पलट के रख दिया, तो वाक्य की संरचना व्याकरण सम्मत नहीं है। इसलिए अर्थ निर्माण करने में बहुत कठिनाई हो रही है।
और जिन चीजों का अर्थ निर्माण हम नहीं कर पाते हैं तो उन चीजों को पढ़ने में बहुत दिक्कतें आती हैं। अभी जो विनोद सिंह जी ने और जैसा कि देवाशीष जी ने कहा वही बात है। तो फिर अब पढ़ना क्या है? तो पढ़ने में तीन जरूरी, पढ़ना एकाकी प्रक्रिया नहीं है, पढ़ने में बहुत सारी प्रक्रियाएं शामिल हैं, पर मैं मुख्य रूप से तीन प्रक्रिया की बात आपके सामने रख रहा हूं। पढ़ने में तीन प्रक्रिया, ध्वनि और आकृति का संबंध। जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उससे कोई ना कोई हम ध्वनि निकालते हैं, वो ध्वनि किसी न किसी आकृति के साथ उसका कोरिलेशन होता है। जैसे मैंने फल कहा तो फ की एक आकृति है, ल की एक आकृति है, उस ध्वनि का आकृति के साथ हम कहीं ना कहीं तालमेल बिठाते हैं तब पढ़ना हो पाता है, उसके पहले पढ़ना नहीं हो पाता। दूसरा वाक्य विन्यास, वाक्य की संरचना यदि सही तरीके से होगी तभी हम उन चीजों को पढ़ने की प्रक्रिया में ला सकते हैं। और तीसरा अर्थ निर्माण, तीसरी प्रक्रिया है। अब आप स्क्रीन बंद कर सकते हैं देवाशीष जी, अब जरूरत नहीं है। जी सर, बंद कर दिया। और तीसरी प्रक्रिया है अर्थ निर्माण। यदि इन तीनों बातों का तालमेल नहीं होगा, जब तक इन तीनों चीजों का तालमेल नहीं होगा तब तक पढ़ना संभव नहीं है। तो यदि आप पढ़ना सिखाना चाहते हैं बच्चों को, तो पढ़ना सिखाने के लिए सबसे जरूरी चीज है ध्वनि आकृति संबंध, दूसरा वाक्य विन्यास और तीसरा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। इन तीनों चीजों को का तालमेल बहुत जरूरी है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि फिर आखिर पढ़ना क्या है? तो मैं 2-3 वाक्य आपके सामने रखता हूं, जो देवाशीष जी ने कहा है वही बात आपके सामने मैं फिर से रख रहा हूं। अर्थ गढ़ना ही पढ़ना है। जब तक आप अर्थ नहीं गढ़ेंगे तब तक आप पढ़ने की प्रक्रिया से नहीं जुड़ पाएंगे। अर्थ गढ़ना ही पढ़ना है, नंबर 1। नंबर 2, पढ़ने का अर्थ है लिखे हुए से अवधारणाओं को गढ़ना और साथ ही विचारों को आपस में जोड़ पाना और उन विचारों को अपनी स्मृति में रख पाना। देखो, 3 चीजें जुड़ी हुई हैं। पढ़ने का अर्थ है लिखे हुए से अवधारणाओं को गढ़ना, साथ ही विचारों को आपस में जोड़ पाना और जो विचार आ रहे हैं उन विचारों को अपनी स्मृति में रख पाना। जब ये तीनों काम आप करते हैं तभी पढ़ने का काम करते हैं, उसके पहले पढ़ने का काम नहीं कर पाते। अब तीसरी बात, तीसरा सवाल ये खड़ा होता है, तीसरी बात, शब्द के हिज्जे करके बोलना पढ़ना नहीं है। फिर से क्लियर कर दूं, शब्द के आप लोग हिज्जे करके पढ़ाते हो ना, बहुत गलत है। मैं इसीलिए शुरुआत में इन चीजों को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। शब्द के हिज्जे करके बोलना पढ़ना नहीं है। पढ़ने का अर्थ है लिखे हुए के साथ संवाद करना, अपने अनुभवों और सैद्धांतिक संरचना के ढांचे में लिखे हुए को ढालना। जब हम किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं तो सिर्फ पढ़ते नहीं है, हमारी आंखें पढ़ती नहीं है, अपने आप से हम संवाद कर रहे होते हैं। अब जो चीजें पढ़ रहे हैं उसके अनुभवों के साथ अपने आप को हम जोड़ रहे होते हैं, उसके सैद्धांतिक संरचना के साथ हम चल रहे होते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं पढ़ने की प्रक्रिया है। और यदि जब आप पढ़ रहे हो तो आप देखना कि जब आप पढ़ते रहते हैं तो अपने आप से संवाद करते रहते हैं, अपने आप से बातचीत करते रहते हैं, अपने सिद्धांतों के साथ बहुत सारी चीजों को तालमेल बिठाते रहते हैं। बच्चे को भी जब आप पढ़ाते हैं तो बच्चे के भी मस्तिष्क में यही सारी प्रक्रिया उठती है, और इसीलिए पढ़ने की प्रक्रिया को गहराई के साथ समझने की जरूरत है। अब तीसरी बात, पढ़ना लिखी हुई जानकारियों या संकेतों की वानगी ग्रहण करना भी है। जो पढ़ना है, लिखी हुई जो जानकारी है या जो संकेत है उसको ग्रहण करने की प्रक्रिया है, उसको मस्तिष्क में
लाने की प्रक्रिया है, मस्तिष्क में बिठाने की प्रक्रिया है। तो पढ़ने को बहुत हल्के तरीके से हम नहीं देख सकते। पढ़ना सिर्फ वर्णमाला की पहचान, शब्द और वाक्य को बोल भर पाना नहीं है, बल्कि इसके आगे भी कुछ है, यानी लिखे हुए के अर्थ को समझकर अपना नजरिया बनाना, अपनी निजी समझ विकसित करना। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब हम पढ़ते हैं तो हम सिर्फ वर्णमाला या शब्दों को, वाक्यों को बोलते भर नहीं है, बल्कि इसके आगे भी हम जाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि हम लिखे हुए जो चीज है उसके अर्थ को समझकर हम अपना एक नजरिया तैयार करते हैं, नजरिया बनाते हैं। उसी नजरिए से जीवन जीने की कला विकसित होती है, उसी नजरिए से जीवन जीने का एक अर्थ ग्रहण प्राप्त होता है, उसी नजरिए से हम अपनी निजी समझ विकसित करते हैं और उसी निजी समझ के आधार पर संसार के साथ हम तालमेल बिठाते हैं। अब पढ़ने को इस अर्थ में देखने की जरूरत है। यदि हम पढ़ने को सिर्फ वर्णमाला या हिज्जा करके पढ़ने की प्रक्रिया के रूप में देख रहे हैं तो बच्चा सीखेगा कैसे? तो पढ़ना कितना व्यापक अर्थ में है, और उस व्यापक अर्थ में आपके सामने मैं इसलिए लाने की कोशिश किया कि यदि हम पढ़ना क्या है इसको समझ पाएंगे, सिर्फ पढ़ना सिखाने के प्रोसेस पर भी हम आ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। और जब हम पढ़ना सिखाने के प्रोसेस पर अपनी बात रखेंगे तो निश्चित रूप से हमको फिर बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा, पुरानी प्रक्रियाओं को देखना पड़ेगा, पुराने जमाने के तरीकों को देखना पड़ेगा। और अब जो नए तरीके आ गए हैं, इमरजेंट लिटरेसी के जो तरीके आ गए हैं, जिसको नवोन्मेषी साक्षरता कहते हैं, उन तरीकों को भी समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने पढ़ना क्या है आज इस पर बात की। हम कितने देर का सेशन होगा देवाशीष जी? सर, अभी इस सेशन में 4 मिनट में कट जाएगा, तो सभी मित्रों से निवेदन रहेगा कि वो फिर से लिंक पर क्लिक करके जुड़ जाएंगे। और मैं चाहूंगा सर कि कम से कम आधे घंटे और आप हमें बताएं, अभी आधे घंटे हुए हैं। हाँ, जरूर, मेरे को दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो मैं आधा घंटा आपसे, आपको अगर कन्वीनियंट लगे तो सर अगला ये 40 मिनट का सेशन होगा और उसके बाद 40 मिनट तक आप और मजे से ले सकते हैं। तो 2 सेशन हम लोग को अच्छा लगता है, मजे से निकल जाता है। तो नहीं, एक्चुअल में आज थोड़ा सा मेरा एक और मीटिंग है, तो मैं इसके बाद एक 40 मिनट कर दूंगा, फिर मैं कल हो सकता है कल थोड़ा लंबे समय पर तक बात कर लूं। ठीक है सर, आप जब तक कन्वीनियंट लगेगा आप अपने हिसाब से चलेंगे सर। जरूर। तो मैं सिर्फ एक छोटा सा निवेदन कर रहा हूँ कि सेशन में आपको क्या समझ में आया। एक आध कोई साथी फीडबैक यदि देना चाहे तो जरूर दे दे, क्या समझ में आया। कोई बोलेगा? कोई? हाँ, बोलिए। जी, मैं बोल रही हूँ सर। जैसे कि शब्दों के लिए आप बोले तो बच्चों कुछ भी तो मन में एक उत्पन्न होता है, कहानी के टाइप में मन में एक भावना उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो जैसे काव्य हो, कोई भी गद्य से हो या कोई भी कुछ भी हो, पढ़ाते वक्त या खुद पढ़ता या बच्चों को बताते वक्त शुरू हो जाते हैं। एक कहानी मतलब दिखता है इसमें, ऐसे कहानी या इस शब्द का। जी, ये हरवंश जी कह रही है सर, हरवंश जी कह रही हैं कि शब्दों को पढ़ने से चाहे वो गद्य हो या पद्य हो, एक चित्र सा बनता चला जाता है। चाहे वो कथा हो, कहानी हो, जिसको भी वो पढ़ते हैं तो एक चित्र सा बनता चला जाता है। इसके बारे में वो जिक्र कर रही है। हेलो, ओके। हाँ। कोई बोल रहा है? बोलिए। ये नेटवर्क का इशू के कारण मेरा आवाज आपको सुनाई नहीं दिए होंगे सर। नेटवर्क का प्रॉब्लम है मेरे यहाँ। अभी कुछ दिन पहले मतलब बारिश हुआ है 2 दिन पहले, इसलिए
तो मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई भी शब्द उसको खुद पढ़ते हैं, उनको बताने की कोशिश करते हैं, तो एक मन में और एक सामने नजर स्टोरी मतलब आ जाते हैं, कहानी मतलब छपने लगता है। तो एक ओके जैसे कि आपने शब्दों का मतलब बताए, ओके तो ओके ओके जैसे कि कहानी तो फिर उनको बताने में आसानी भी हो जाता है, जो स्टोरीज कहानी सामने नजर आना शुरू हो जाता है कि इस शब्द का ये ऐसे एक स्टोरी बना के फिर बच्चों को बता दो स्टोरी के कहानी के माध्यम से। ठीक है। और कोई तो साथी ये मिलेगा? आप और कोई साथी? जी सर। नहीं नहीं, और कोई साथी मेरे, और कोई साथी हैं जो अपनी बात रखेंगे? सर आज बहुत ही बेसिक बात हुई, पढ़ना क्या है, एक सवाल आप उठाए थे जो कि बहुत ही जरूरी है। हम लोग बोलते हैं पढ़ना क्या है, ये बोल पाना भी हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था, बट आप बहुत ही अच्छे से छोटी छोटी बातों का उल्लेख किए, जैसे कि पढ़ना एक्चुअली कैसे होता है, शब्द वर्ण उनको जोड़कर हम लोग जो बोलते हैं वो सिर्फ पढ़ना होता है क्या? उस पढ़ने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होती है? जैसे भाषा का पूर्व ज्ञान होना या विषय का पूर्व ज्ञान होना होता है, परिचित भाषा होता है, तभी हम उस चीज को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर बोल पाते हैं। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो खुद से संवाद कर रहे होते हैं, जो संवाद करते हैं तो वो चीज हमें पता चलता है क्या समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तब हम उसे पढ़ते हैं तो किसी को समझा भी पाते हैं या पढ़ पाते हैं किसी चीज को। सर राइट राइट, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। तो ठीक है, अब तो हम 40वें मिनट में हम कट भी जाएंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इसलिए कि भाषा जैसे संवेदनशील मुद्दे को देवाशीष जी ने खड़ा कर दिया, तो मेरे लिए तो बहुत चुनौती भरा काम था कि मैं किस तरह से अपनी बात रखूं, लेकिन चलिए आप सब लोगों के सहयोग से मैं अपनी बात रख पा रहा हूं। तो अब जो है ना, मैं कुछ चीजें आपके सामने शेयर करने वाला हूं जो स्कूलों में होता है और स्कूलों में किस तरह से उन चीजों को होता है। तो 40 मिनट में कुछ चीजें रखूंगा जो स्कूलों में जनरली होता है, उन सब चीजों के बारे में थोड़ी इसलिए अपनी बात आप सबके सामने रख रहा हूं कि जिससे समझ जाएं कि जो हम पढ़ाते हैं उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो देखिए, निशी कक्षा 3 की एक विद्यार्थी है, उसकी अध्यापिका के अनुसार वह पढ़ना अच्छी तरह से सीख रही है। जो उसके गद्य खंड है, एक गद्य खंड होता है, उस गद्य खंड को निशी किस तरह से पढ़ती है उसकी झलक आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक गद्य खंड है और निशी कैसे पढ़ती है। बरसात आने वाली थी, शांति अभी घर नहीं आई थी। निशी शुरू हुआ है, शांति आने वाली थी, बरसात आने वाली थी, शांति अभी घर नहीं आई है। निशी इन पंक्तियों को कुछ इस तरह से पढ़ती है। अब ध्यान से देखिएगा, बस का बा, रस्सी का रा, सरौते का सा, उसमें आ का डंडा, फिर तकली का ता और तकली का ता बना और ब र सा स। निशी ऐसा पढ़ रही है। बरसात आने वाली थी, शांति अभी घर नहीं आई थी। निशी इन पंक्तियों को कैसे पढ़ती है? फिर से सुना रहा हूं, इसलिए कि आप सब टीचर हैं, आपके लिए ही सुना रहा हूं, और इसलिए सुना रहा हूं कि कितनी बड़ी हम गलती करते हैं जाने अनजाने, उसको देखिएगा। तो बस का बा, रस्सी का रा, सरौते का सा, आ में उसमें आ का डंडा, फिर तकली का ता और ता। तो बरसात है, उसको बोलती है बरसात। अब आने वाली थी को कैसे बोलती है? आम का आ, नल का ना, एड़ी वाली मात्रा बना आने, तो वा का वा और उसमें आ का डंडा, फिर लट्टू, यानी उसने पूरी मात्रा ऐसा निकाल दी। आपसे एक सवाल है, क्या आप निशी की पठन शैली को पहचान पाए हैं? किसी भी शब्द को पढ़ने के लिए वह रटी हुई वर्णमाला के अक्षरों को सामने लाती है, फिर अक्षर को जिस शब्द से जोड़कर रटवाया गया था उसी अक्षर और शब्द को बोलकर कोई नया शब्द पढ़ पाती है। जैसे बरसात में बा की पहचान के लिए बस का बा और रस्सी का रा, सरौते का सा, इस तरह से
वो बरसात बोलती है। तो अभी वो केवल शब्द से ही पहचान बन पाई है और इस शब्द के अर्थ से जुड़ने का यहाँ कोई भाव है, इसमें संदेह है। क्या हम कह सकते हैं कि निशी पढ़ना सीख गई है या सीख रही है? आपसे मेरा एक सवाल, क्या हम कह सकते हैं कि निशी पढ़ना सीख गई है या पढ़ना सीख रही है? सर पढ़ना सीख रही है। तो अब दूसरा सवाल, क्या जिस तरीके से निशी पढ़ना सीख रही है तो उससे निशी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर अभी तक वो स्वतंत्र रूप से वर्णों को नहीं पहचान पाई है, जिससे वो स्वतंत्र रूप से अलग अलग नए शब्द बना पाए। अच्छा, और कोई बोलेगा? और कोई साथी? देखिए, मैं आपके सामने इसलिए रखा कि अर्थ गढ़ना ही पढ़ना है, मैं बोल रहा हूँ अर्थ गढ़ने की प्रक्रिया ही पढ़ना है। अब मेरा दूसरा आशय है, वो बरसात को कैसे पढ़ रही है उसको ध्यान से देखना। वो बरसात को पढ़ती है बस का बा, फिर बोलती है रस्सी का रा, फिर बोलती है सरोते का सा, उसमें आ का डंडा और फिर तकली का ता। उसके मस्तिष्क में बरसात की छवि कभी बन ही नहीं सकती। बस से वो जब बस बोलती है तो बस की छवि बनती है, र से रस्सी बोलती है तो बनती है, और त से तकली यदि बोली तो उसके मस्तिष्क में तकली की छवि बनती है। मेरा ये कहना है कि यदि इस तरह से पढ़ना सीखेगी तो वो कुशल और स्थायी पाठक बन पाएगी क्या? नंबर एक, प्रश्न एक, कुशल और स्थायी पाठक के रूप में हम निशी को तैयार कर पाएंगे क्या? अभी आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, सारे के सारे लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप आश्चर्यचकित होंगे कि प्रतिदिन हम 3 पेज भी नहीं पढ़ पाते। और आपको ये भी बता दूं कि क्लास 8 के, यदि क्लास 1 में बच्चा पढ़ना भी सीख गया तो क्लास 8 के आते आते तक बच्चे की पढ़ने में रुचि खत्म हो जाती है। मैं लोगों से पूछता हूँ ऐसा क्यों हुआ, तो लोग बोलते हैं कि नहीं, आज मैं छत्तीसगढ़ी में बोल रहा हूँ, आजकल के लड़का मन के तो पढ़े के मने नहीं हुआ। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि बच्चों को यदि पढ़ाने का तरीका सही नहीं हुआ तो वो 6-7 साल में पढ़ने से ऊबने लग जाता है। हम और आप भी शायद इसी कारण से कुशल और स्थायी पाठक नहीं बन पाए हैं। कुशल और स्थायी पाठक का मतलब है जिस तरह से आप रोज खाना खाते हैं, जिस तरह से आप रोज व्यायाम करते हैं, जिस तरह से आप रोज सोते हैं, जिस तरह से आप रोज ब्रश करते हैं, उसी तरह से रोज अपने मस्तिष्क को प्रॉपर खुराक देने के लिए उतना तो पढ़िए जितने की जरूरत है। तो क्यों नहीं पढ़ पाते? हम समाचार पत्रों को भी, आपको पता है, आधे घंटे में हम खत्म कर देते हैं पूरे समाचार को, आधा घंटा भी नहीं पढ़ पाते। अधिकतम 15 मिनट, 17 मिनट, 20 मिनट से हमारा हेडमेन मेन हेडिंग देखे, नीचे क्या लिखा है कोई मतलब नहीं है, समाचार खत्म। हम कुशल पढ़ने का मतलब क्या है? बच्चों को यांत्रिक तरीके से पढ़ा भर देना नहीं है। पढ़ने का मतलब है कि उसका अर्थ ग्रहण करना, नजरिया बनाना, जीवन जीने का तरीका समझ में आना, वो पढ़ने की एक प्रक्रिया है। इसीलिए तो पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे में फर्क होता है ना। पढ़ने का मतलब है कि जब हम नजरिया बनाएंगे जीवन के प्रति, तभी उसको हम पढ़ना कहेंगे। अन्यथा तो वर्णों और आकृतियों के साथ जो संबंध है वो बिठा लेते हैं। तो एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं शायद आप सबको बोर करने के लिए ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको पढ़ना सिखाने के तरीकों पर बात कर रहा हूँ। तो मनोज कक्षा 4 का विद्यार्थी है। अब मनोज देखो कैसा पढ़ रहा है, उसके बारे में भी बोलते हैं। बरसात, बरसात, आने, आने, वाली, वाली है। अब वो थोड़ा सा उसका अर्थ बदल गया, वो बरसात को थोड़ा सा निशी से बेहतर कर रहा है, बरसात ऐसा बोल रहा है।
पर वो फिर भी फ्लुएंट नहीं पढ़ पा रहा है। यानी कि शब्द के हर अक्षर पर अलग अलग जोर देकर बोलना, फिर शब्द को एक साथ बोलना, क्या इसे भी पढ़ पाने की श्रेणी में रखा जा सकता है? एक सवाल ये। इमरान 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है, उसका पठन कौशल कुछ भिन्न है। पाठ्य पुस्तक के किसी भी पाठ का नाम लीजिए, तुरंत उस पाठ को खोलकर फर्राटेदार अंदाज में पाठ पढ़ जाएगा, परंतु पाठ्य पुस्तक से इतर कोई भी पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए दे दी जाए तो पढ़ना तो दूर की बात, अक्षरों को पहचान भी नहीं पाता। यह किस तरह का पठन कौशल है? पुनः कक्षा 3री में आते हैं। भानु को पढ़ने के लिए एक वाक्य दिया गया है, वह दौड़कर बस में चढ़ गया। वाक्य है, वह दौड़कर बस में चढ़ गया। इस वाक्य के साथ चित्र दिया गया था जिसमें एक छोटा सा बच्चा भागती हुई मुद्रा में बस पर चढ़ने की कोशिश में था। भानु ने इस वाक्य को पढ़ा, वह बस चढ़ गया, यानी थोड़ा सा अलग। यही वाक्य सुनीरा को भी पढ़ने के लिए दिया गया। सुनीरा का ध्यान लिखे हुए पर था या चित्र पर, यह आप तय करें। उसने वाक्य को इस तरह से पढ़ा, बच्चा भागकर बस में चढ़ गया। पीयूष कक्षा 4ठी में है, वह भी तस्वीर को देखकर और शायद कुछ अक्षरों शब्दों को पहचानकर अपना ही टेक्स्ट बना लेता है। जामुनी पढ़ तो लेती है, उसे पढ़े जा रहे अक्षरों, शब्दों और मात्राओं की भी पहचान है, पर पढ़े गए से भाव अर्थ क्या निकला या उसे अभी पता नहीं। इसलिए कहानी पढ़ने की उत्सुकता होने पर भी वह यही कहेगी कि आप पढ़कर सुनाओ, पहले आप पढ़कर सुनाओ। जबकि विद्यालय शिक्षा के इस स्तर 5वीं तक आते आते उसे स्वयं ही पढ़कर कहानियों का आनंद लेना चाहिए। आपके सामने बच्चों की पठन शैली की कुछ वानगी यहाँ प्रस्तुत की गई। किस बच्चे के विषय में आप कहेंगे कि वह सही मायनों में पढ़ रहा है या पढ़ रही है? या फिर सभी के लिए कहा जा सकता है, पढ़ तो आखिर सभी रहे हैं, तो कौन सही मायने में पढ़ पा रहे हैं? अब मैंने 4-5 बच्चों की बात आपके सामने, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो हेलो, आ रही है सर? आ रही ना? 4-5 बच्चों के सामने जो पढ़ने का तरीका है वो आपके सामने रखा। अब मेरा आशय है, कौन से बच्चे को आप कहेंगे कि पढ़ना आ गया? कोई बोलेगा? सर सही मायने में हम किसी भी बच्चे को नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से वो पढ़ पाया है। भानु थोड़ा पढ़ पाया है, और 3री कक्षा में जब दूसरा बच्चा था जो बरसात को ब र स में आकर वो समझ के थोड़ा समझ पा रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से तो अभी कोई नहीं सीख पाया है। तो फिर एक दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि यदि लिखे हुए से बच्चा अर्थ नहीं गढ़ पा रहा है तो क्या हम इसे पढ़ना कहेंगे? नंबर 1। नहीं सर, नहीं कहेंगे। नंबर 2, यदि लिखे हुए से अवधारणाओं और विचारों को यदि जोड़ नहीं पा रहा है और अपनी स्मृति में नहीं रख पा रहा है तो क्या हम उसे पढ़ना कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो फिर क्या वर्णमाला की पहचान, शब्द और वाक्य यदि बोल पा रहा है तो क्या हम उसे पढ़ना कहेंगे? नहीं सर, नहीं कहेंगे। राइट। तो अब देखें, मेरा ये कहना है कि इन सारी चीजों से जब हम ऐसा बच्चों को पढ़ाते हैं, मैं इसलिए आपके सामने रखा कि यदि आपके विद्यालयों में ऐसे बच्चे हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए और अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मैं पढ़ना सिखा पा रहा हूं या सिखा पा रही हूं। यदि मैं ऐसा नहीं सिखा पा रहा हूं या नहीं सिखा पा रही हूं तो मेरे अंदर पढ़ना सिखाने की प्रक्रिया में कहां पर त्रुटि हो रही है, कहां गलती हो रही है, और उस गलती को मैं कैसे सुधारूं। मेरे ज्ञानशाला में जो आने वाले बच्चे हैं
वो कैसे, यदि आप 5वीं का भी बच्चा ऐसा पढ़ रहा है तो आप मान के चलिए कि बहुत उपलब्धि नहीं है। इसलिए उपलब्धि नहीं है कि वो तो अर्थ ही नहीं बना पाएगा, वो किसी अवधारणा को नहीं समझ पाएगा, विचारों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएगा, वो किसी वाक्य के साथ नजरिया नहीं बना पाएगा। यदि वो इन सारी चीजों को नहीं कर पा रहा है तो हम कैसे कहेंगे कि बच्चा पढ़ रहा है? हम कैसे कहेंगे? तो मैं आपके सामने इसलिए ये सब बातें रख रहा हूं कि आप थोड़ा सचेत हों और सचेत होकर अपने आप के लिए थोड़ा आत्मचिंतन का समय निकालें। आत्मचिंतन इसलिए कि मैं तो उपदेश देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि यदि आपको एक शिक्षक बनना है तो अच्छा शिक्षक बनिए। किसी काम को करना है तो बेहतर तरीके से करिए, और यदि जब आप बेहतर तरीके से करेंगे और आपको उपलब्धि आएगी तो आपको मजा भी आएगा, आपको आनंद भी आएगा। तो अब इसलिए आपके सामने रख रहा हूं। यदि हम पढ़ने से संबंधित उल्लेखित परिभाषाओं की जो मैंने आपके सामने रखा था, पर अर्थ गढ़ना ही पढ़ना है, तो इसमें आप स्वतः ही निर्णय ले पाएंगे कि निशी, मनोज, इमरान, भानु और जामनी, 5 चीजों की जो बात मैंने की उसमें से किसी को भी पढ़ना नहीं आता। दरअसल जब हम शब्दों के अलग अलग हिज्जे करते हैं, यानी टुकड़े टुकड़े में किसी शब्द फिर वाक्य को पढ़ते हैं, तो हमारा मस्तिष्क लिखी हुई सामग्री की संपूर्ण मात्रा या वजन पर ध्यान न देकर अलग अलग शब्द और उसके टुकड़ों पर ध्यान देता है। अब मैं आपके सामने पूरा मस्तिष्क जो तंत्रिका विज्ञान है उसकी बात आपके सामने ला रहा हूं। ये आप कल्पना करिए बच्चों को कितना कठिन लगता है। अब मैं आपके सामने ही यदि रख दूं, आप सब मुझको देख रहे हैं, और मुझको यदि आप सब देख रहे हैं, और एक बार थोड़ा कल्पना करके सोचिए कि मैं अपनी नाक को अलग कर दूं, अपनी दोनों आंख अलग कर दूं, अपने बाल अलग कर दूं, अपना मुंह अलग कर दूं, और फिर मैं बोलूं कि अब मेरा मुंह कहाँ है, नाक कहाँ है, और 2-3 नाक और हो, तब तो फिर आप सबको पहचानने में कितनी दिक्कत होगी मेरे को। आप एक बार कल्पना करके देखिए, आप मेरे को कैसे पहचानते हैं? मुझको पूरा देश के समग्रता के साथ पहचानते हैं। आप कभी ये नहीं कहते कि सुनील मिश्रा की नाक को मैं ऐसा देखा हूं, उसके बाद पहचाना हूं, उनकी आंख ऐसी थी तब मैं पहचाना हूं। आप सुनील मिश्रा को आप देखते हैं और एक ही बार में समग्रता के साथ, पूर्णता के साथ उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, यदि हो सकता है कि मैं 2-4 दिन बाद आपके यदि गांव आ जाऊं तो आप तुरंत पहचान लेंगे, तुरंत नहीं तो थोड़ी देर से पहचान लेंगे, नहीं सर आप ट्रेनिंग दिए थे, आप सुनील मिश्रा हैं। क्यों पहचान लेंगे? क्योंकि आपने मुझको समग्रता के साथ देखा है, टुकड़ों के साथ नहीं देखा है। अब मैं आपके सामने एक चीज, और पेन नहीं है मेरे पास में कि एक लिख के दिखाता, ओह सॉरी, ओ माय गॉड, चलिए पेन नहीं है, नहीं तो एक लिख के दिखाता। तो इसका मतलब क्या है कि टुकड़ों टुकड़ों में यदि मैं अपने शरीर को रख दूं तो आप सुनील मिश्रा को नहीं पहचान पाएंगे। वैसे टुकड़े टुकड़े में बहुत सारे वर्ण मिल जाते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं ग्रहण कर पाता, तो बच्चे के मस्तिष्क पर बहुत ज्यादा वजन पड़ता है, बोझ पड़ता है, और जब वो बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है, उसके टुकड़ों पर ध्यान देने की उसको जरूरत पड़ती है। इस कारण से उसके अर्थ को ग्रहण करने की में दिक्कत आती है। तो मेरा मतलब क्या है, मस्तिष्क की पूरी संरचना ही ऐसी बनी है कि हम समग्रता के साथ पहचानते हैं, टुकड़ों के साथ नहीं पहचानते, समग्रता के साथ। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं आप बच्चे को कैसे सिखाते हैं? क सिखाते हैं, र सिखाते हैं, स सिखाते हैं। ऐसा मत सिखाइए, बिल्कुल ऐसा मत सिखाइए। उसको बदलना पड़ेगा, उसके तरीकों को अलग करना पड़ेगा। तो मस्तिष्क की क्षमता पर बहुत अधिक बोझ पड़ता है और अर्थ ग्रहण करने की पूरी क्षमता कहीं ना कहीं खो जाती है। एक वाक्य के सारे शब्दों पर, फिर शब्दों के अलग अलग अक्षरों पर ध्यान देना अर्थ से कहीं दूर, बहुत दूर ले जाने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में पढ़ने से आनंद पाना तो बहुत दूर की बात है, पढ़ना भी ठीक से नहीं हो पाता है। पढ़ने का मतलब क्या है? आनंद लेना, मजा लेना।
हम जब ऐसा सिखा रहे होते हैं तो पढ़ने का आनंद तो दूर की बात है, पढ़ना भी ठीक से नहीं हो पाता। तो जो बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं ना विद्यालय से, सब लोग बोलते हैं बच्चे ड्रॉप आउट क्यों हो गए, कैसे हो गए। अरे मैं बोलता हूँ भैया, जब 5 साल में आप अपने बच्चों को ठीक से सिखा ही नहीं पाओगे पढ़ना, तो बच्चे ड्रॉप आउट नहीं होंगे तो क्या करेंगे। गलत बोल रहा हूँ क्या? यदि आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरी बात का जवाब भी दीजिए। वो तो 1 साल में 4 महीने में बच्चे को पढ़ना आना चाहिए, अधिकतम 6 महीना। यदि क्लास 1 पे आया है, 6 महीने में यदि आप सिखा दिए पढ़ना, तभी बच्चा पूरा जीवन पढ़ने के साथ जुड़ा रहेगा, और वो भी मजेदार तरीके से सिखा दिए तब। यदि मजेदार तरीके से नहीं सिखाए तो बहुत दिक्कत आने वाली है। तो मेरा एक आग्रह है, ये है कि हम अपने मस्तिष्क की क्रिया पूरी कार्य प्रणाली को समझें। हमारा मस्तिष्क कैसा काम करता है। हमारा मस्तिष्क समग्रता से देखने का आदी होता है, अर्थ के साथ देखने का आदी होता है, पहचान के साथ देखने का आदी होता है। हम अपने मस्तिष्क का जैसा कार्य प्रणाली है उसी कार्य प्रणाली के साथ यदि पढ़ाना शुरू करेंगे तो बच्चे जल्दी पढ़ना सीख जाएंगे। तो बच्चों को सही तरीके से पढ़ना सिखाने या पढ़ने की क्षमता विकसित करने के लिए जरूरी है कि बच्चों को डिकोडिंग से दूर रखा जाए। डिकोडिंग से मतलब है शब्दों को टुकड़ों में बांटकर पहचानना, फिर उसे बोल पाना या पढ़ पाना। पर मैं जब कल आपसे बात करूंगा तो डिकोडिंग भी करिए, बीच का रास्ता निकालिए। ये इमर्जेंट लिटरेसी में कहता है बच्चे को कि डिकोडिंग मत कराइए, पर मैं कहता हूँ आप डिकोडिंग भी कराइए, पर उसका बीच का रास्ता ऐसा निकालिए जिससे बच्चों को तेजी के साथ सिखा पाए। तो बोलकर पढ़ पाना। विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में डिकोडिंग और उस पर आधारित विधियां जैसे वर्णमाला, उच्चारण या शब्द बोलना जैसी विधियां बहुत ही लोकप्रिय हैं। लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि आपके टीचर ने आपको ऐसे सिखाया, आपके शिक्षक ने आपको ऐसा ही सिखाया। हमारे समाज में पढ़ने को लेकर तो चर्चा ही नहीं होती। हम अपने समाज में पढ़ने की प्रक्रिया को लेकर किसी तरह की बात करना पसंद नहीं करते। हमारे अभी भी हमारे शिक्षक प्रशिक्षणों में पढ़ने को लेकर बहुत सारे मुद्दे खड़े नहीं हो पाते। वो तो चलो देवाशीष जी ने ये मुद्दा खड़ा कर दिया तो मैं आपके सामने इतनी सारी बातें बोल पा रहा हूँ। यदि ये मुद्दा खड़ा नहीं कर पाते तो शायद इतनी सारी बातें मैं भी नहीं बोल पाता। तो इनके लोकप्रिय होने के 2 प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला तो यही कि शायद शिक्षक को पढ़ने के सही मतलब ही समझ में ना आया हो, और तदनुसार जैसा उसको पढ़ना सिखाने की जो जानकारी मिली है उसी के अनुसार पढ़ाने लग जाता है। और दूसरा कारण ये महत्वपूर्ण कारण शायद यही हो कि इस तरह से पढ़ाना उन्हें अधिक सुविधाजनक लगता है, जबकि असल मायने में इस तरह से पढ़ाने में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों पर ही समय और मेहनत का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। पारंपरिक विधियों से पढ़ना सिखाने वाले बच्चे हर शब्द को अक्षरों की छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ते हैं और इस तरह से शब्दों का अर्थ ग्रहण करने की मस्तिष्क की क्षमता पर बहुत ज्यादा बोझ डालना शुरू कर देते हैं। जब इस तरह से पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उन बच्चों की आंखें ऐसा बोझ नहीं डालने देती, क्योंकि वे पन्ने पर अंकित ग्राफिक सूचनाओं को एक सीमित चुने हुए अंश से जूझते हैं। वे किसी अक्षर के पूरे आकार पर ध्यान नहीं देते और न ही वे एक शब्द के सारे अक्षरों या वाक्य के सारे शब्दों पर ध्यान देते हैं। पढ़ते समय उनकी आंखें लिखी हुई सामग्री के छोटे अंश पर गौर करती हैं। शेष भाग अनुमान के जरिए ग्रहण किया जाता है। अनुमान का आधार होता है अक्षरों की आकृतियां, शब्द, उसके अर्थ और उसके संयोजन तथा दुनिया से उन बच्चों का परिचय। अब 2 तरह से पढ़ने की बात हो रही है। एक जो है वो वर्ण को अलग करेगा, फिर शब्द को अलग करेगा, वाक्य को अलग करेगा। यदि ऐसा वाक्य हम पढ़ते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि उसमें मस्तिष्क पर अधिक बोझ पड़ता है। दूसरे तरह की बात हम उस पे कह रहे हैं कि जिसमें जो इमर्जेंट लिटरेसी है। इमर्जेंट लिटरेसी में क्या होता है,
चित्र आपने दिया, बस का चित्र दिया और बस के नीचे आपने बस लिख दिया और बच्चे को आप चित्र के नीचे आप उनसे बोलते हैं कि बेटा अनुमान लगाओ कि इसके नीचे क्या लिखा होगा। तो बच्चा चित्र के नीचे चूंकि अनुमान लगा लेता है बस, तो इसलिए वो बोल देता है बस। इसका अर्थ क्या हुआ? पढ़ने में अनुमानों की भूमिका को पहचानना। आप थोड़ा गौर करें कि मैं यदि आपसे एक वाक्य लिख दूं पढ़ने के लिए और मैं यदि आपसे कहूं कि थोड़ा पढ़ो, तो आप तेजी के साथ पढ़ेंगे। आप आश्चर्यचकित होंगे कि वाक्य के मात्र आप 2-3 शब्दों को ही पढ़ते हैं, बाकी वाक्य के आगे सारे चीजों को आप अनुमान के आधार पर बोलते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? पढ़ने में अनुमानों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि अनुमान के इस भूमिका का आप कक्षा में आपने उपयोग नहीं किया, तो बच्चों के मस्तिष्क पर आप जोर डालने वाला प्रोग्राम चलाएंगे, जोर डालने वाला पढ़ने के तरीके बताएंगे। तो जब इस तरह से पढ़ने के तरीके बताते हैं, तो जनरली यदि आप देखें, मैं अभी फिर से बोल रहा हूं, हमारे स्कूलों में कैसा पढ़ाते हैं, वो एक टीचर खड़ा हुआ और खड़ा होकर एक जो शिक्षक है वो शुरू हो जाता है व्हाइट या ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है पूरे 52 वर्णों को और एक डंडी पकड़ा देता है और डंडी पकड़ाने के बाद का कलम का या का कबूतर का, खरगोश का, ग गणेश का, इस तरह से शुरू होता है। अब यदि धोखे से मैं तो कई स्कूलों का जब दौरा करता हूं तो मैं उसको पलट देता हूं, मतलब का वाले पूरे जो 5 वर्ण होते हैं उसको यदि आप पलट दो, पहला वर्ण अगर ठीक रखो तो बच्चा का कबूतर का और खा की जगह दूसरा शब्द लिखा है उसको भी खा खरगोश का बोलता है, तीसरा वर्ण जो लिखा है वो अलग लिखा है उसको भी जैसा रटा हुआ है वैसा ही बोलता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो रट लेता है और उसके बाद उसको पढ़ने में कितनी दिक्कत होती होगी, कल्पना करके देखिए आप। बच्चे के मस्तिष्क पर कितना प्रेशर पड़ता होगा उसकी कल्पना करके देखिए आप, और वो क्यों 3 साल बाद स्कूल छोड़कर भागता होगा उसकी कल्पना करके देखिए आप। मैं इसलिए ये सब बातें आपके सामने रख रहा हूं कि क्योंकि देखें, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, पहले जमाने में किसी व्यक्ति की पहचान उसके गुरुओं के साथ हुआ करती थी। आज भी यदि हम अर्जुन को जब पहचानते हैं, अर्जुन को जानने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा बोलते हैं कि वो तो द्रोणाचार्य का शिष्य था। यदि कृष्ण को जानने की कोशिश करते हैं तो हमेशा बोलते हैं वो तो सांदीपनी के शिष्य थे। इसका अर्थ क्या है? गुरु वस्तुतः जीवन में एक अलग दिशा दिखाता है। तो आप चूंकि ज्ञानशाला के लोग हैं, स्वप्रेरित लोग हैं, और स्वप्रेरित लोग यदि आप बेहतर तरीके से शिक्षण करेंगे तो पूरे समाज में आपकी प्रतिष्ठा बहुत अलग होगी। और सबसे अच्छी बात है, विनोद सिंह जी और देवाशीष जी जैसे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। देखिए देवाशीष जी कितना कोऑर्डिनेट करते हैं, इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम आप सबके लिए आयोजित करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि क्या आज का सेशन आपके लिए फायदेमंद नहीं लग रहा है? हाँ या नहीं बोलिए। कल्पना करिए देवाशीष जी ने कितना कमेंट बॉक्स पर लिखकर भला बोलिए कि आज का सेशन आपके लिए उपयोगी है कि अनुपयोगी है। एक बार कमेंट बॉक्स पर, चैट बॉक्स पर अपनी बात लिख सकते हैं। तो मैं इसलिए ये सब बातें आपके सामने कह रहा हूं कि आपको बहुत गहराई के साथ चिंतन करना पड़ेगा। तो आपको शायद लगे कि इस तरह से पढ़ना सिखाना तो एक बहुत ही क्लिष्ट प्रक्रिया होगी, कदापि नहीं। इस सत्य के साथ कि पढ़ना सिखाने की कोई एक अचूक विधि नहीं हो सकती और न ही पढ़ना सिखाने के लिए एक अकेली विधि पर ही निर्भर रहा जा सकता है। हर विधि की अपनी सीमाएं होती हैं जिन्हें शिक्षक बखूबी पहचान सकते हैं। इससे पहले पठन कौशल विकसित करने की विधियों पर चर्चा की जाए, एक अहम सवाल पर बात करना जरूरी होगा कि बच्चे पढ़ना क्यों नहीं सीख पा रहे हैं। इस सवाल के उत्तर में मैं आपसे कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूं। तो अब इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूं
कि अन्य विषयों की तरह भाषा की घंटी भी रटने की ही घंटी है और किसी लिखे हुए के वो रटकर पढ़ना नहीं सीखा जा सकता। पहला सिद्धांत। आप बिल्कुल बच्चों को रटाइए मत। मैं आपको पढ़ना सिखाने के बहुत सारे तरीके आपके सामने रखूंगा, बहुत सारी चीजें आपके सामने रखूंगा, लेकिन रटवाने की कोशिश मत करिए। देखिए, मैं आपसे एक चीज बता दूं, रटना और स्मृति विकास दोनों में बहुत फर्क होता है। रटने की प्रक्रिया और स्मृति का डेवलपमेंट, स्मृति मतलब याद रखने की प्रक्रिया, ये दोनों की प्रक्रिया में बहुत अंतर होता है। हम जब रटना बोलते हैं तो इसका अर्थ होता है बिना समझे किसी चीज को हूबहू याद कर लेना, जबकि स्मृति का मतलब होता है, स्मृति विकास का मतलब होता है कि हम किसी चीज को समझकर अपने दिमाग में बिठाने के लिए 2-3 बार जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसको हम स्मृति विकास कहते हैं। स्मृति में समझ शब्द जुड़ा हुआ है, रटने में समझ गायब है, दोनों का अंतर है। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो कक्षाओं में विद्यार्थियों द्वारा बोलने और सवाल करने को एक नकारात्मक मूल्य के रूप में देखा जाता है। कक्षाओं के वातावरण में विद्यार्थियों की मुक्त अभिव्यक्ति के लिए बहुत कम गुंजाइश रखी गई है ना। यदि हम बच्चों को बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं देंगे तो पढ़ना सिखाने की प्रक्रिया में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होती है। तो इसका मतलब क्या है? अपनी कक्षाओं के भीतर बच्चों को बोलने की आजादी जरूर दें, रटने को हतोत्साहित करें, बोलने को प्रोत्साहित करें, मुक्त प्रश्नों को पर बच्चों को शाबाशी दें, क्योंकि जब बच्चा जिज्ञासु होता है तो कितना महत्वपूर्ण होता है, वो अपनी जिज्ञासा को व्यक्त करता है, तो शाबाशी दें। तीसरी बात, भाषा के बुनियादी कौशल। भाषा के जो बुनियादी कौशल हैं, 4 बहुत बुनियादी कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो भाषा के बुनियादी कौशल, सुनना और बोलना को तो एकदम किनारे कर देते हैं टीचर। सुनना बोलने की तो एक्टिविटी करते ही नहीं, बल्कि वर्णमाला को या अक्षरों को रटवाने की अंतहीन कवायद करते हैं। अंतहीन कवायद यानी अंतहीन इसलिए बोल रहा हूँ, कक्षा 5वीं तक, और अभी तो कक्षा 8वीं तक के बच्चों को पढ़ना नहीं आता है। तो क्या होता है, जब रटवाने की, आप वर्णमाला को रटवाने की आदत शुरू करते हैं तो जो पढ़ना सीखने की ललक होती है बच्चे के अंदर, उस ललक की हत्या करते हैं आप, कत्ल करते हैं आप। मैं थोड़ा कठिन शब्द बोल रहा हूँ, लेकिन अब मेरी मजबूरी है, यदि नहीं बोलूंगा तो बहुत दिक्कत होगी। तो क्योंकि हर बच्चा जब स्कूल में आता है तो पढ़ना सीखने की ललक लेकर आता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, पढ़ना सीखूंगा, आनंद के साथ पढ़ूंगा। लेकिन जो रटवाने की अंतहीन प्रक्रिया है, उस ललक की पूरी हत्या कर देता है। तो इसलिए आप सभी के सामने इन चीजों को रखने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो पाठ्य पुस्तकों में पठन कौशल को लेकर कोई बेहतर नीति होती नहीं, पाठ्य पुस्तक जो बनाने वाले हैं, तो इसलिए आपको बेहतर ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ेगी। पाठ्य पुस्तकों की जो भाषा है, बच्चे की अपनी भाषा है और बच्चे का जो अनुभव है, तो इन अनुभवों में जो गहरा अंतर होता है वो बच्चा तिलमिला जाता है। पाठ्य पुस्तक की भाषा अलग, बच्चे की भाषा अलग, पाठ्य पुस्तक का अनुभव अलग, बच्चे का अनुभव अलग। जब इसमें अंतर आ जाता है तो बच्चे को लगता है कि अरे ये क्या कर रहा है टीचर, ये तो पागल है यार, क्योंकि मैं तो जिस दुनिया से आता हूँ उस दुनिया में जैसा किताब में लिखा है वैसा तो होता नहीं है, ये तो अलग तरीके से मेरे को बता रहा है। वो बेचारा छोटा होने के कारण, वो सिर्फ शरीर से छोटा है, समझ से छोटा नहीं है ना। आपको मैं बता दूं, शरीर से थोड़ा छोटा है आपसे, ताकत में थोड़ा छोटा है, इसलिए आप डांट के डपट के उसको चुप करा देते हैं, पर समझ में आपसे बड़ा भी हो सकता है। ये बच्चों को समझना पड़ेगा, और जब बच्चों को हम ऐसा सम्मान दे पाएंगे तभी बच्चे सीख पाएंगे। तो एक सवाल ये भी है, अध्यापक और बच्चों की उच्चारण संबंधी
गलतियों पर इतना ध्यान देते हैं कि बच्चों के पढ़ने का उत्साह ही खत्म हो जाता है। वो यदि गलत पढ़ दिया, उच्चारण में गलती कर दिया, तो इतना बार टोका टाकी करता है मास्टर कि उसको लगता है भैया इससे तो अच्छा पढ़ना ही बेकार है, इसके टोकने से तो हटाओ, मत पढ़ो, वो ठीक है। आप कल्पना करो कितनी सारी गलतियां हम करते हैं। यदि बच्चे के उच्चारण में त्रुटि आ रही है तो धीरे से ठीक करना पड़ेगा। यदि हम तुरंत टोक रहे हैं और सिर्फ उच्चारण पर ही ध्यान दे रहे हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है हम पढ़ना सिखाने की प्रक्रिया पर कतई ध्यान नहीं दे रहे। तो मेरा एक छोटा सा निवेदन है सभी लोगों से कि आज, क्योंकि सारी बातें तो हो नहीं पाएंगी आज, मुझको लगता है कि अब 5 मिनट का ही समय हमारे पास शेष रह गया है, तो मैं 5 मिनट चाहूंगा कि आज के सेशन पर आप सब लोग फीडबैक जरूर दें, क्योंकि मैं लगभग 1 घंटा 10 मिनट बोल रहा हूँ। तो 5-10 मिनट आप बताएं कि ये सेशन आपके लिए उपयोगी है नहीं है। यदि उपयोगी नहीं होगा तो फिर हम बंद भी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि पढ़ना सीखने की प्रक्रिया इससे सीखी जा सकती है तो हम इसको कल भी चालू रख सकते हैं, अगले सैटरडे को भी रख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर होगा। तो मैं अपनी बात यही रोकता हूँ, क्योंकि 4 मिनट है। मैं 4 बिल्कुल मिनट सर। चाहूंगा कि सर, सभी लोग 4 मिनट हमारे लिए बहुत कीमती है, बहुत लोग लाइन में हैं। एक तो मेरा सवाल रहेगा, उसके पहले जी। कात्यायनी जी ने हाथ उठाया था, कात्यायनी जी का प्रश्न हम लोग ले लेंगे। सर, एक मेरा सवाल है, सवाल नहीं कहेंगे, मेरे दिमाग में एकाएक आया कि ये रटने की प्रवृत्ति बच्चों में अधिक होती है या बड़ों में? हाँ, बहुत अच्छा सवाल। क्योंकि बच्चे समझते हैं और सुनते हैं, और सुनने के उपरांत वो वही चीज बोल देते हैं, लेकिन रटने की प्रवृत्ति बच्चों में, जहां तक मैंने देखा है और मेरी समझ है, बच्चों में रटने की प्रवृत्ति नहीं होती है। बच्चों में सुन के बोलने की प्रवृत्ति होती है और बड़ों में रटने की प्रवृत्ति होती है। क्या मैं इसमें सही हूं या गलत हूं? थोड़ा आप मार्गदर्शन देते। धन्यवाद सर। मैं आपको एक चीज बता दूं, रटने की प्रवृत्ति ना बड़ों में होती है ना छोटों में होती है, बच्चों में भी नहीं होती। एक्चुअल में जब पढ़ना नहीं सिखा पाते, हम अपनी कमजोरी को ढकने के लिए रटने की प्रवृत्ति का सहारा लेते हैं। पढ़ना सिखाना एक बहुत यांत्रिक क्रिया है, नंबर 1। नंबर 2, वो उतनी ही सहजता के साथ होना चाहिए। तो इसीलिए कहा भी जाता है कि जन्मजात जब शिक्षक होता है तो उसको रटाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अपने बच्चों को बहुत बखूबी सिखा ले जाता है। तो मेरा एक निवेदन ये था कि रटने की प्रवृत्ति किसी में नहीं होती हम लोगों के अंदर, पर चूंकि हम बेहतर शिक्षक नहीं होते इसलिए बच्चों को रटाने की प्रवृत्ति को अग्रसर कर देते हैं। मेरा ऐसा मानना। अगर हाँ, आपका सवाल। देवाशीष जी माफी चाहेंगे, अगर एक प्रश्न और। ये सर, जैसे आपने डिकोडिंग की बात कही, तो अगर डिकोडिंग में अगर हम देखें कि तो हम लोग भी जो काम करते थे 5th, 3rd, 4th, 5th अन्य बच्चों के साथ, तो जोड़ो तोड़ो की गतिविधि करते थे। ये एकदम कंप्लीट डिकोडिंग था। दूसरा इसी में है क्या कि डिकोडिंग अगर हमें नहीं करना चाहिए तो क्या हम जो बच्चों को 12 खड़ी की अवधारणा देते हैं, क्या वो डिकोडिंग नहीं है? तो अब आपको एक्चुअल बताऊं, अब 12 खड़ी की अवधारणा इमरजेंट लिटरेसी ने बाहर कर दी है। तो पहले जमाने में 12 खड़ी की अवधारणा थी, अब तो 12 खड़ी। देखिए, अभी भी हमारे शिक्षक एक मिनट, बहुत सारे शिक्षकों का और बहुत सारे शिक्षकों को जैसे उनके शिक्षक ने पढ़ाया है वैसा ही वो पढ़ाना सिखाते हैं। तो वो 12 खड़ी की जो अवधारणा है वो काफी आउटडेटेड हो गई है, अब उसकी अवधारणा नहीं है। पर आपको मैं बता दूं, बहुत सारे राज्य आज भी 12 खड़ी पर आधारित हैं, आज भी वर्ण पढ़ाने पर आधारित हैं। इमरजेंट लिटरेसी तो नवोन्मेषी साक्षरता के तरीके को जानते भी नहीं है। तो ऐसा मेरा मानना है। देवाशीष जी, आपका प्रश्न है, बोल दीजिए, 1 मिनट में खत्म होने वाला है।
सर मेरा प्रश्न मैं ग्रुप में लिखकर भेजूंगा, आप उसका उत्तर दे देंगे। मैं ग्रुप में लिखकर भेज देता हूँ। 1 मिनट है, 1 मिनट में मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा सर, है ना। तो सर सबसे पहले मैं अपने विनोद सर जी को क्विकली बुलाऊंगा। सर एक बार आप अगर धन्यवाद सर का अपने शब्दों में दे सके सारे साथियों की ओर से। विनोद सिंह सर। माइक ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं सर, मैं ही धन्यवाद देता हूँ। विनोद सर सुन नहीं पा रहे हैं, तो इतना सूक्ष्म रूप से आपने बताया, और इसमें हम आगे अगले शनिवार को पुनः आपसे समय यहीं पर हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप समय दें सर। बहुत सारे सवाल हैं। आपने बताया कि तंत्रिका तंत्र से जोड़ते हुए, तो अब बच्चा कितना सुने, कितना बोले, कितने चित्र और कितने अक्षर साथ में लिखे हुए देखे, ताकि उसके अंदर वो बोध स्थायी हो, उसका सामान्य औसत क्या हो, इन सब गहराइयों में हम आपके साथ घुसना चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि आप हमको लेकर चलें और भाषा की पूरी समझ आप हमारे साथियों को दें। और इन्हीं शब्दों के साथ ज्ञानशाला की पूरी टीम की ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और ढेर सारा आशीर्वाद आपका